स्टार्ट करें। तो हम लोग जो है, जैसा कि हम आप लोग को बतलाए कि समय तो नहीं रहता, लेकिन शिक्षा शास्त्र में संडे को हम 2-3 घंटे का क्लास आप लोगों का ले लेंगे। और यानी कि शिक्षा शास्त्र का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान तो आपको पढ़ा ही रहे हैं संजय सर, इसमें आप बच्चों को पहचानते हैं, ठीक है, कि बच्चे की मानसिकता क्या है, मनोविज्ञान क्या है, कैसा उसका प्रवृत्ति है, कैसे पुनर्वलन करेंगे, ये कार्य जो है तो संजय सर का है। हम आपको बताएंगे कि एज ए शिक्षक आप जब बनकर जाएं तब आप एक प्रभावी शिक्षण का कार्य कैसे करें, यानी कि पूरे शिक्षा शास्त्र वाला जो विभाग है उस पर हम जो है सो कार्य करें। तो इसमें अगर मानकर चलें आप कि शिक्षक बन गए, और हम जैसा कि पिछले कक्षा में आप लोग को बतलाए कि आज जब हम लोग एक विद्यार्थी के रूप में हैं तब जो है सो आंखें बंद कर कर हम लोग ये महसूस करते हैं कि सबसे अच्छे प्रभावी शिक्षक कौन रहे हैं हमारे जीवन में। तो एक चेहरा आता है, एक चेहरा यह भी आता है कि कौन सबसे बुरे शिक्षक रहे जिनकी कक्षा करने की इच्छा नहीं होती थी, कक्षा बंक कर लें तो ज्यादा अच्छा था, ये सारी चीजें सोचते थे, ठीक है, तो उनका भी एक चेहरा आएगा। हम एक प्रभावी शिक्षक जब आप बन जाएं तो एक प्रभावी शिक्षक बने, ताकि जब बच्चे कल के तारीख में 10 साल बाद, 10 साल उपरांत जब आंखें बंद करें तो आपका चेहरा उनके समक्ष आना चाहिए कि ये मैडम थी जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, ये सर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते। इसके लिए आपके अंदर कुछ चीजें विकसित करनी होगी, प्रशिक्षण के दरमियान आप लोग के अंदर विकसित की गई होगी, उसका हम जो केवल परिष्करण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपके अंदर विकसित है, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से बीएड और टीचर ट्रेनिंग का काम अच्छे से कर आए होंगे, तो वो आपके अंदर विकसित हो चुका है। जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। आप टीचिंग एम्स को जानते होंगे कि शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हम कैसे कार्य करें, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। हम केवल उसको याद दिलाते हैं आपको कि ये चीजें रही हैं और उसका परिष्करण आपका करते हैं, ठीक है। परिष्करण करने का मतलब कि एज ए टीचर जब आप कक्ष में प्रवेश करें तो आपकी कक्षा बहुत प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी कार्य है उसमें सबसे पहले जो चैप्टर में हम लोग चलेंगे वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। सबसे पहला ही जो चैप्टर है कि आप इस शिक्षण प्रक्रिया को करेंगे कैसे, ये जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया है, ये शिक्षण प्रक्रिया आप घटित कैसे करेंगे। और ये घटित करने के लिए आपको बहुत ही गौर करना पड़ेगा कि ये जो 40 मिनट 45 मिनट की कक्षा आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में लगेगी, उसके लिए आपको जो है सो पूर्व निर्धारित कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे शिक्षण की पूर्व परावस्था होती है, उस परावस्था से गुजरना पड़ेगा। आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और क्या क्या परिवर्तन मैं बच्चों में चाहता हूं। क्योंकि अधिगम का जो सबसे मूल कारक है, अधिगम के संदर्भ में कहा ही जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन कर देना ही अधिगम है। तो आप पहले क्या करते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे, और बच्चे में ये परिवर्तन होगा तो निश्चित है कि ज्ञानात्मक होगा, क्रियात्मक होगा या भावात्मक होगा। जैसा कि बीएस ब्लूम वाले में हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि बीएस ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्य में आप देखते हैं कि ये 3 जो है उद्देश्य हम लेकर जाते हैं कि भावनात्मक उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, क्रियात्मक करना है, या मूल्यांकन परक जो ज्ञानात्मक है वो करना है। यानी कि ज्ञानात्मक का कहा भी जाता है कि आदत आपका जो है मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है बच्चों में। आपका जो है भावात्मक में आप देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, और एक जो है आदत का निर्माण किया जाता है क्रियात्मक वाले में। तो आदत का निर्माण, जैसे आप मानकर चलें कि कार्य कर रहे हैं, एक ही जगह पर जूता रोज खोल रहे हैं, और मान के चलिए कि आपका थोड़ा सा अंतर कर दिया गया, जूते की जो सोकस है वो अलग रख दी गई, तो आप जो है सो 2-3 दिनों तक ऐसा भी होगा कि जूता खोलने के बाद पुराने जगह पर जहां पर रखते हैं वहीं पर रखिएगा, फिर याद आएगा अरे नहीं दूसरे जगह परिवर्तन हो चुका है। तो ये क्रियात्मक वाले में जब बीएस ब्लूम, कर्थवाल और सिम्पसन ये कार्य कर रहे थे और शिक्षण के उद्देश्य बतलाए थे। लेकिन हम लोग आज चलेंगे कि हाँ, ये सारी चीजें लेकर हम मस्तिष्क में एक कक्षा में प्रवेश करते हैं, और एक अच्छे शिक्षक के रूप में हम पूरे कक्षा को अच्छे तरीके से संचालित करें। तो इसमें जो है सो पूरी प्रक्रिया कैसे घटित होगी, हम उस पर आज आप लोगों से चर्चा करते हैं, ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया, बिल्कुल सैद्धांतिक नहीं समझिएगा, ठीक है। हम बात को पहले ही बतला दे रहे हैं, हम लोग जो बीएड और टीचर ट्रेनिंग का काम किए वो पूरी तरह से सैद्धांतिक काम किए, सिद्धांतों पर आधारित रहा। आप यहां पर आए हैं तो आप इसको पूरी तरह से व्यवहारिक समझिएगा कि हमको व्यवहार में इसको लागू करना है और व्यवहारिक कैसे कार्य करना है, ठीक है। सीधी बात है कि व्यवहारिक अगर आप सीख गए, जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं,
वो व्यवहारिकता पर ज्यादा बल देता है। हम उस दिन भी आपको बतलाए थे कि प्रत्येक विषय का व्यवहारिक पक्ष होता है, और जितना व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा उतना अच्छा आप जो है सो कार्य कर पाएंगे। व्यवहारिक पक्ष जितना मजबूत होगा कार्य आपका उतना ही अच्छा होगा। व्यवहारिक पक्ष का मतलब क्या, देखिए जैसे हम लोग की जो एक परंपरागत चली आ रही जो शिक्षा पद्धति है, अभी जो मान के चलें बुड डिस्पेच से लेकर शिक्षा शास्त्र में, तो सैद्धांतिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसीलिए ये डिग्री केवल कहा जाएगा कि डिग्री है आपके पास और कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप व्यवहारिक नहीं होते, क्रियाशील नहीं होंगे, जीविकोपार्जन के लिए आपको समस्या उत्पन्न होगी। आप जब उसको जो है जो कार्य कर लेते हैं अच्छे से, व्यवहारिक रूप में देते हैं, जैसे मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग को तुरंत नौकरी कैसे लग जाती, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको तुरंत नौकरी कैसे लगी, कोई एमबीए कर रहा है क्यों लग गई, क्योंकि वो दोनों जो पक्ष है ना, वो व्यवसायिक या व्यवहारिक पक्ष है। उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मशीन बनाना है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सीधा क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। और हमारा बीए एमए का पढ़ाई जो है वो सैद्धांतिक है, बात को समझ रहे हैं। जबकि प्रत्येक विषय का व्यवहारिक पक्ष है। अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप कविता लिखिए, आपका व्यवहारिक है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पुरातत्व विभाग उसका क्रियात्मक है। आप अगर राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका जो है सो व्यवहारिक पक्ष है। बात को समझ रहे हैं ना, सब विषय का व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम उस व्यवहारिक पक्ष को जान ही नहीं पाते, क्योंकि जो भी महाविद्यालय चल रहे हैं वो व्यवहारिक पक्ष नहीं बतलाते। इसीलिए कहा भी जाता है कि बीएड या टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण का क्षेत्र है। आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। वहां पढ़ाना नहीं है, आपको प्रशिक्षित करना है। इसीलिए शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। शिक्षण व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक पक्ष है। और अगर व्यवहारिक पक्ष आपका मजबूत है, आप तुरंत से जीविकोपार्जन करने लगे। जो कार्य है, आप जिस दिन बीएड किए हैं उस दिन घोषित हो गए कि आप शिक्षक हैं। अब विद्यालय नहीं पहुंचे हैं, ये आपकी गलती है। बात को समझे कि नहीं समझे, आपकी गलती हो या सरकार की गलती हो। प्रशिक्षित हो चुके हैं आप और विद्यालय पहुंचने योग्य बन चुके हैं। आप पूरी तरह से ट्रेंड टीचर हैं, आप विद्यालय जा सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए जिसकी भी गलती हो इसमें, शासन की हो, प्रशासन की हो या आपकी हो, इन तीनों में से ही किसी की होगी। अब मान के चलिए ठीक है, आया है मौका तो हम लोग को पहुंचना है, जैसे भी करके विद्यालय पहुंचना। तो हम लोग चलते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग में। हम लोग कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं ना। सब कोई कल्पना कीजिएगा कि कक्षा में जा रहे हैं हम लोग, जो भी हैं 1 से 5वीं या 6ठी से 8वीं, आप कक्षा में प्रवेश कर जाएं। ये कल्पना करना ही जो है व्यवहारिक है, ठीक है। कि हम लोग व्यवहार पक्ष पर बल देंगे कि हम लोग कक्षा में प्रवेश करेंगे और किस तरह से कार्य करेंगे, ये ध्यान में रखना है। शिक्षण की प्रक्रिया में जब गमन करते हैं तो ये 3 चरण में ये घटित होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। इसको कहा जाता है शिक्षण की पूर्व परावस्था, कम से कम जब आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि 1 वर्ष या 2 वर्ष तक आपको इससे गुजरना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा कि वो अपने आप आपके अंदर विकसित हो जाएगा और पूरे पाठ्यक्रम से आप परिचित हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? अभी जैसे परिचित नहीं है कि 6ठी कक्षा में, ठीक है, आपका जो है भूगोल की किताब कौन सी है, 8वीं कक्षा में जो है इतिहास की किताब कौन सी है, अभी परिचित आप नहीं है। अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, अगर आपका भाषा के शिक्षक हैं तो आपको पता नहीं है कि अभी कौन सा जो है पाठ 6ठी कक्षा में चल रहा है, हिंदी में या अंग्रेजी में, जो भी आप, तो मानकर चले अभी परिचित नहीं है। लेकिन ये 2 वर्ष जब घटित होगा तो इस प्रक्रिया में पूरी तरह से आप गुजरिएगा, आपके अंदर ये विकसित हो जाएगा कि हाँ, टीचिंग स्किल्स कौन कौन से अपनाने हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से अपनाने हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्रों पर काम करना है। तो ये प्रोसेस 2 वर्षों तक आप फॉलो करें केवल, और फिर तीसरे वर्ष से आप प्रभावी शिक्षक, आप करें या ना करें, आप प्रभावी शिक्षक हैं, क्योंकि आपके अंदर ये आदत का निर्माण हो जाएगा। यानी कि हम लोग सिंपन्सन के क्रियात्मक उद्देश्य से हम जो कार्य कर रहे हैं कि 2 वर्षों तक आप काम कीजिएगा, तो क्रियात्मक आपका ये हो जाएगा कि आदत का निर्माण आपके अंदर हो जाएगा कि 6ठी कक्षा में क्या करना है, 5वीं कक्षा में क्या करना है, 8वीं में क्या करना है, ये आप जो है सो पहले ही हो जाएगा। 2 वर्ष केवल अगर अभ्यास कीजिएगा तो काम हो जाएगा। शिक्षण की पूर्व परावस्था। दूसरा आता है शिक्षण की वास्तविक परावस्था। वास्तविक परावस्था और तीसरा होता है मूल्यांकन, ठीक है।
हमारी कक्षा कितने मिनट्स की होगी? क्या चीज? 40 मिनट। 40 मिनट 35 या 40 के बीच में रखें, ठीक है। 35 या 40 के बीच में आपकी जो है सो मिनट्स की होगी। उसमें इसका जो काम है वो 30 मिनट का है। इसका काम कितना है? 30 मिनट का। जो वास्तविक परावस्था है कि आप कक्षा करवा रहे हैं तो आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो 30 मिनट तक आप करवाए और मूल्यांकन का 10 मिनट। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये आपको घर पर करना है। शिक्षण की जो पूर्व परावस्था है ये घर पर करना है। और इसमें क्या क्या कार्य होगा? इसमें कार्य होगा शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कि आप कुछ टीचिंग एम लेकर जाएंगे। कुछ भी जो है आप जितना भी शिक्षण का आपका एम है वो लेकर जाएंगे कि आज ये पाठ हम खत्म करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप पाठ्यक्रम पर काम कर लिए, पूरा सिलेबस आपके जहन में है कि हाँ ये आज पाठ हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस पाठ को हम खत्म करेंगे, इसका जो है सो क्वेश्चन आंसरिंग करवा देंगे, जो भी आपके अंदर है। तो वो कुछ शिक्षण उद्देश्य आप लेकर जा रहे हैं। वो उद्देश्य नहीं जो बीएस ब्लूम का है, बल्कि यहां पर वो उद्देश्य होंगे जो आप पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। दूसरे नंबर पर विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु को आप यानी कि पाठ्यक्रम में उस पाठ को निकाल कर लाएंगे जिसमें आप जो है सो कार्य करना है आपको सिलेबस में। शिक्षण विधियों, विधि या युक्ति या तकनीकों का पूर्व निर्धारण। कि आप 8वीं कक्षा में जा रहे हैं या पहली कक्षा में जा रहे हैं, आगमन विधि अपनाना है कि निगमन विधि अपनाना है। पहले उदाहरण बतलाने हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? पहले जो है आपका उदाहरण, आप लोग को दिक्कत हो गया, छोटा लाना पड़ेगा लगे, ठीक है। अच्छा कोई बात, हम देख लेते, ठीक है। तो शिक्षण विधियों में पहले आगमन अपनाएंगे या निगमन अपनाएंगे। मान के चलें कि अगर पहले जो है सो हम उदाहरण देते हैं या फिर आपका जो है सीधा हम जो है सो विषय वस्तु का कार्य करते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं। तो यहां पर अंतर होता है, आपको वो देखना पड़ेगा कि आप अगर पहली दूसरी तीसरी कक्षा में जा रहे हैं तो आपको जो है उदाहरण पहले देने पड़ेंगे। पहले आपको आम छापना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले ये दिखलाना पड़ता है कि वो बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के शब्दकोश में ये आम रूपी चीज है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि वो आम नहीं जानता हो कि इसको आम कहते हैं, लेकिन इससे परिचित है, वो घर पे खा चुका है। बात को समझ रहे हैं ना? तब वो क्या कार्य करता है कि अच्छा ये इसको आम कहते हैं। बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरा ही बाबू था तो टमाटर नहीं बोलता था, आटम बोलता था। बात को समझे? क्योंकि स्वर तंत्रियां विकसित नहीं है, तो सुन तो वो टमाटर रहा है, सबसे सुन रहा है, लेकिन वह जब उच्चारण कर रहा है तो आटम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके उच्चारण भी सुधारने, तो पहली दूसरी कक्षा में ही ये कार्य होगा ना कि उसके उच्चारण भी सुधारने हैं, उसकी स्वर तंत्रियों को भी विकसित करना। तो स्वर तंत्रियों को विकसित करने के लिए यहां पर जो है उदाहरण से हम लोग विषय वस्तु में जाएंगे, तब फिर बतला दे कि ये आम है। बात को समझ रहे हैं? छाप दें उसको, दिखला दें उसको। आपके पास चित्र है, आपके पास टीचिंग एड्स है ना, कुछ कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तो उसमें आपको दिखला दिया जाएगा ये आम है, इसको मैंगो कहा जाता है, आम है, और उसके बाद बतलाए। तब उसके विषय वस्तु पे आते हैं कि पता है बच्चों, आम जो है फलों का राजा होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में मिलता है। इसके विषय वस्तु पर आप बाद में कार्य करते हैं, पहले आप उसको बतला देते। जबकि यही जब आप 5वीं 6ठी कक्षा में प्रवेश किए तो आपके ये बदल जाते हैं टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर आपको विषय वस्तु पहले बताया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप 5वीं में गए हैं, तब आप उदाहरण देते हैं कि हरिओम टावर, तब आप उदाहरण देते हैं मुरली पाठक, तब आप उदाहरण देते हैं, ठीक है, घोड़ा, हाथी, जो भी हो। बात को समझ रहे हैं ना? पटना। तो ये आप बाद में उदाहरण देते हैं, पहले आप विषय वस्तु को बतलाते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि हम किस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और उसके अनुकूल
शिक्षण विधियां कौन सी अच्छी है, ये पूर्व निर्धारित आपको कर लेना है शिक्षण की पूर्व परावस्था में। ठीक है, कि आप निर्धारण कर लिए कि हाँ हम इन युक्तियों को अपनाएंगे, इन तकनीकों को अपनाएंगे, इन विधियों को अपनाएंगे, और उसका जो है सो कार्य हम पहले ही निर्धारण कर रहे हैं। यहां पर कुछ कर नहीं रहे, यहां पर क्या कर रहे हैं, पूर्व में हम निर्धारित कर रहे हैं, विषय वस्तु को देख रहे हैं। जैसे हम मानकर चलें, क्योंकि आपको शिक्षक बनाना है, पोडियम वो भाग होता है जिसको नेपथ्य कहा जाता है। नाटक में नेपथ्य का भाग आता है, ठीक है, कि वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जहां पर ड्रेसअप करते हैं, अगर नाटक कोई खेल रहा है तो ड्रेसिंग, जो ड्रेस चेंज करेगा, वहां पर कोई प्रवेश करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो मानकर चले ये पोडियम का जो दूसरा भाग है ना, ये बच्चों को नहीं पता होता, ये नेपथ्य होता है। यहां पर जो घटित होगा ये, या जो कुछ चीजें रखी होंगी वो आपको पता नहीं होगा। ये क्या है कि उसके पीछे का भाग है, लेकिन हम इसको भी आपको बताएंगे कि इस पोडियम के पीछे क्या होगा। आपको तो ये पोडियम नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा कुर्सी और खूबसूरत सा बेंच। हम लोग को खड़ा रहना है, आपको बैठ के पढ़ाना है, ठीक है ना। वहां पर आपको आनंद कर, तो उस टेबल पर क्या होगा ये भी बताया जाएगा। जैसे मानकर चलें कि शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए हम केवल इतना काम किए हैं, अब बात को समझिएगा, ठीक है, वो भी केवल 10 मिनट का काम है। क्यों? क्योंकि 2, 3, 5 साल या 8, 10 ऐसे क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है, जो बैचेज पूरा पढ़ाए हैं हम। बात को समझिए। तो इस विभाग को भी आपको बता रहे हैं कि केवल इतना में हम पूरा आज 2 घंटा क्लास लेंगे आपका। ये तभी संभव है जब आप खूब अध्ययन किए होंगे, खूब पढ़िएगा। तो पोडियम के पीछे का भाग जो हम बताएंगे कि केवल पॉइंटेड किया जाता कि ये कार्य, ये कार्य, ये कार्य, ये कार्य, यार ये कार्य करना है। हम लोग अगर 2 घंटे भी भाषण देने कोई बोले, शिक्षक हैं इसलिए उसके लिए तैयार हो जाएगी। कितनी अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है आपकी, एक्सप्रेस करने की क्षमता। आप सीधा सीधा बात समझिए कि एक अच्छा शिक्षक वही कहलाएगा जो विषय वस्तु का 50% ज्ञान रखे, विषय वस्तु का 50% ही ज्ञान रखे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति 100% करे, यानी कि वो जितना जानता है सब बच्चों को बतला दे। ये अच्छा शिक्षक कहलाएगा। वो अच्छा शिक्षक नहीं कहलाएगा जो विषय वस्तु का 100% 100% ज्ञान रखे, लेकिन उसको अभिव्यक्त कर नहीं कर पाता, वो 85% करे। ये अच्छा शिक्षक नहीं कहलाएगा। खूब पढ़े वो ज्ञानी कहला सकता है, शिक्षक नहीं कहला सकता। अच्छा, वो पूरे विषय को 100% जान रहा है, वो ज्ञानी है। शिक्षक वही होगा कि आधा भी जानता है लेकिन उसका 100% एक्सप्रेस करने की क्षमता हो, उसमें अभिव्यक्त करने। संप्रेषण जितना मजबूत आपका होगा, आप उतने प्रभावी शिक्षक होंगे। जितना ज्यादा आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उतना ही अच्छा शिक्षक कहलाएंगे। तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए बोले ना आपको कि हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे ना, तो बोलिए आप लाखों की भीड़ में आराम से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस करने की क्षमता ही अच्छे शिक्षक की पहचान है। आप जितना ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतने ही अच्छे आप शिक्षक माने जाते। इसके बाद हम लोग आते हैं शिक्षण की परावस्था में, यानी कि हम लोग वास्तविक अवस्था में आ रहे हैं, जहां पर हम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग अब कक्षा में, ये हम लोग घर पे काम किए हैं, ये हम लोग कहां काम किए? घर पे काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले नंबर पर काम करना है कक्षा व्यवस्था। ठीक है, जैसे मान ले टीएलएम का कुछ काम है, तो वो आप पूरी तरह से निर्धारित रखें कि हाँ हमको कैसे काम करना है। ठीक है, पहली कक्षा में जा रहे हैं, आपका रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर जाएगा। ठीक है, साथ में बच्चों को बतला दे चौक वगैरह अच्छे से रख लो, डस्टर अच्छे से रख लो। अगर आप, क्योंकि अब प्रत्येक विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लग गया है लगभग, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लग गया है। जैसे कि मान के चलें टीएलएम में आपका जो दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, सबसे प्रभावी श्रव्य दृश्य होता है। हम लोग उस समय पढ़ते थे कि आपका, जिस समय हम लोग पिछले क्लास में 2016 वाले में जब ले रहे थे, तो प्रोजेक्टर का पूरा विकास पढ़ना होता था कि लालटेन, मैजिक लालटेन से शुरू होता था वो। फिर जो है बायोस्कोप, आप याद कीजिए बायोस्कोप का जमाना हम लोग का, कि वो छोटा सा रील ऐसे घुमाकर हम लोग देखते थे। छोटी सी रील होती थी, बड़ी दिखती थी, ताजमहल। ठीक है, तो बायोस्कोप का जमाना। फिर एपीडायस्कोप, तब ओवरहेड प्रोजेक्टर आया था, टीएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, आपका ऊपर से जो है सो लाइट आता है। अब तो वो जमाना भी खत्म हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ओटीएच हर लगभग विद्यालयों में पहुंच चुका है। तो कक्षा की व्यवस्था में अगर आप जो है सो तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीकी किसी डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो पूरी व्यवस्था आपको कर लेनी है। अगर पारंपरिक कक्षा है तो पारंपरिक कक्षा में चौक, डस्टर जो भी रहता है, ग्लोब, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं तो ग्लोब लेकर जाएं, मानचित्र लेकर जाएं, ये सारी व्यवस्था आपको
कर लेनी है। दूसरे में चलें, शिक्षण विधियों का या युक्तियों तकनीकों का प्रयोग आप शुरू कर देते हैं। विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं और उसके साथ आप जो भी टीचिंग मेथड्स है उसका उपयोग आप प्रारंभ कर दिए हैं। तीसरे में अब ऑब्जर्वेशन करते हैं आप। पढ़ाने के साथ कक्षा का प्रेक्षण, जैसे अभी बतला दें कि विद्यालय जाते हैं ना, तो रास्ते में अभी हम लोग के साथ गाड़ी में एक शिक्षक हैं जो प्राइमरी में है, प्राइमरी अपर प्राइमरी के प्रभारी हैं। तो हमको लगता है शनिवार को शुक्रवार को आ रहे थे रास्ते में, तो बोले हम अगर पूरे जिले में बदमाशी का कंपटीशन होगा ना तो मेरे विद्यालय का बच्चा फर्स्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अपर प्राइमरी में है। तो बोले ऐसा भैया? पूरे रास्ते वो बोलते गए ऐसे करता है वैसे करता है, कैरम बोर्ड खेलता है, क्लास लेने जाते हैं लेने नहीं देता है बच्चा लोग। हम बोले वो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप ही जो है सो निदान कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी समस्या आपको बतलाएं भैया? तो हाँ बोलिए ना, क्योंकि मेरे ही गांव के शिक्षक हैं वो, तो साथ में आ रहे हैं और उनका उसी विद्यालय में प्राइमरी अपर प्राइमरी में है, हम लोग हाई स्कूल में। तो हम बोले पता है क्या है? तो क्या? तो शिक्षकों की कमी। तो हाँ यही सबसे बड़ी समस्या है। आप 1 से लेकर 8 कक्षा तक हैं, 2 पारा टीचर और एक जो है सो फुल फ्लेज टीचर पर जो है सो पूरा का पूरा दारोमदार है। अब मानकर चलें कि 1 से 8वीं तक कम से कम 120 बच्चे हैं। ठीक है, पारा शिक्षक अब जैसे ही आप लोग पहुंचेगा तो आप क्या होगा, कंपटीशन होगा, 3 प्रकार के शिक्षक वहां पहुंचेंगे। ठीक है, एक जो फुल फ्लेज है जिसका 4600 ग्रेड पे है, एक सहायक आचार्य पहुंच रहे हैं अब कुछ दिन में जिनका 2700 होगा, और एक पारा टीचर आपके वहाँ मौजूद है। अब तीनों की वेतनमान में जब असमानता रहेगी तो आपस में मतभेद रहेंगे कि हाँ भाई आपको 1 लाख रुपया मिलता है तो आप जाकर कक्षा लीजिए, हम क्यों लें। ठीक है, जबकि तीनों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न हुई है, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं तो वो मानकर चलिए, तो वो समस्याएं रहेंगी। लेकिन हम लोग किसी वर्ग में जाएं, आप ये ध्यान में रखिए कि हम पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करें, अच्छे से अपना कर्म करें, खूब अच्छे से काम करें तो काम हो जाएगा। अब मान के चलिए वहाँ पर कम से कम 120 अगर बच्चे हैं तो 2 आपका जो है सेट दिया जाए। वहाँ पर 2 सेट का मतलब है 2 जो है सो साइंस के टीचर, 2 सोशल साइंस के टीचर, 2 जो है सो आपका लैंग्वेज के टीचर, और 1 to 5 का अलग, तब जाकर काम हो सकता है। ठीक है, तब प्रभावी कक्षा कक्ष होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम आप ये ध्यान में रखें कि जो अनुपातिक कार्य है उतना तो कम से कम होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होगी। अब 6-8 कक्षाएं हैं तो आपको 8 टीचर तो देने पड़ेंगे ना, कैसे होगा? संभावना संभव ही नहीं है। ठीक है, अनुपातिक आप 40 का अनुपात 1 रख लीजिए, ठीक है, लेकिन 40 के अनुपात में 1 टीचर को रखिएगा, 3 शिक्षक में 120 बच्चे और 8 कक्षा, क्योंकि वो बटा हुआ है, इसके कारण जो है सो थोड़ी सी समस्या होगी। तो पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रेक्षण भी करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन बच्चा किस स्तर का है। जैसा हम आप लोग को बतला चुके थे कल पिछले क्लास में कि आप ऑब्जर्वेशन में गौर करते हैं कि कौन प्रतिभाशाली है। बच्चे थोड़ा सा बतला रहे हैं, उनको 5 तक का टेबल याद करने बोल रहे हैं, वो 10 तक का कर रहे आ रहे हैं, वो प्रतिभाशाली है, उनको अलग कर दिए, वो 2-3% होंगे, 5% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 40 कक्षा में 1 से 2 बच्चे ही ऐसे होंगे जो काफ़ी तीव्रता से काम करते हैं, थोड़ा सा काम दीजिए ज़्यादा करके आएंगे। इसके बाद जो है वो बच्चे हैं जिनको काम दे रहे हैं आप उतना ही करके आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, सामान्य जो सृजनशील बच्चे हैं, ठीक है, जिनको क्रिएटिव चाइल्ड कहा ही जाता है, तो सृजनशील बच्चों का उतना ही काम है कि आप जो है सो उतना काम करके आए। ये मैक्सिमम होते हैं 80% से लेकर 90% तक बच्चे कक्षा में यही होते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल क्रियाशील नहीं है, ठीक है, उनको मंदबुद्धि कहा जाता है, मेंटली रिटायर्ड होंगे या विशिष्ट बालक की श्रेणी में, से प्रतिभाशाली भी रहते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में, तो ये दोनों वर्ग के होंगे बच्चे। अब मानकर चलें कि ऐसी स्थिति में आपको जो है एब्जॉर्व करके पहले उनके अकॉर्डिंग फिर आप सेट करना पड़ेगा टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड सब उनके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा कि इन बच्चों के लिए ये वाला
इन बच्चों के लिए ये वाला और इन बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये जो है सो आपको पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है, हर कक्षा में जाके परीक्षण कर लें कौन सा बच्चा किस वर्ग का है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि 100% बच्चों को सृजनशील बनाना है। कक्षा में 40 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 40 के 40 सृजनशील रहें, प्रतिभाशाली भी ना रहें और मंदबुद्धि भी ना रहें। बहुत तेज भी है तो उसको भी थोड़ा स्लो करना है, ठीक है, क्योंकि हम उसको बतला चुके हैं कि ऐसा ना हो कि वो जीतता जाता एक दिन हार जाएगा तो वो मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। इसीलिए उन बच्चों को भी सृजनशील ही बनाना है। सृजनशीलता सबसे अच्छा विषय है कि वो क्रिएटिविटी में रहें, क्रिएटिव रहें, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप ज्ञान के रूप में प्रतिभाशाली रहें, बुद्धि लब्धि आपकी प्रतिभाशाली रहे, लेकिन कार्य जो है अगर प्रतिभाशाली रहेगा तो ठीक है, या तो वो डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं बनेंगे फिर। और सृजनशील सब कुछ बन सकते हैं, हम लोग जितने भी हैं वो सब सृजनशील, इसका प्रमाण यही है, ठीक है, सब सृजनशील हैं। हम लोग जिंदगी भर फेल होते आए हैं। सृजनशील बच्चों के संदर्भ में क्या आ जाता है कि पूरे जीवन काल वो एक बार अगर वो पास हो गया तो जीवन सफल हो गया उसका, और वही टाइम आ गया है आप लोग पास होने का, मतलब नौकरी लग गई, खुश हो गया व्यक्ति कि हाँ हम अच्छे हैं। और हारना हम लोग को फितरत में है, हारे तो कोई दुख भी नहीं करना, अरे हार गए तो हार गए, जिंदगी भर तो हार ही रहे, ठीक है ना। लेकिन वही प्रतिभाशाली बच्चों के साथ क्या होगा, एक बार हारेगा ना पूरा जो है सो मानसिक दबाव ले लेगा वो और मेंटली रिटायर, ठीक है। तो पढ़ाने के साथ कक्षा परीक्षण आपको करना है, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार चौथे में है आवश्यकता अनुसार पुनर्वलन। जहां पर आवश्यकता हो आपको पुनर्वलन करना है, रेनफोर्स। इस पर चर्चा हुई थी हम लोग को कल पिछले क्लास में, रेनफोर्स। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे रेनफोर्स के संदर्भ में कि हम लोग जो बंटवारा किए, देख लीजिए यहां पे एक मिनट, हम लोग जो बच्चों का बंटवारा किए यानी कि परीक्षण करने के साथ हम लोगों ने 3 वर्गों में उनको बांटा। वर्ग और भी हो सकते हैं, जब आप बच्चों का वो विभाजन देखेंगे तो उसमें कई वर्ग होंगे, जैसे मंदबुद्धि में ही 6-7 वर्ग हो जाते हैं। शारीरिक रूप से कोई अक्षम है बालक, मानसिक रूप से कोई अक्षम है बालक, कोई जड़ बुद्धि है, ठीक है, एकदम जड़ बुद्धि, तो उसके साथ आप मान के चलिए उसकी बुद्धि लब्धि बिल्कुल 0 से 30 है, उसको सुधारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो सामान्य कार्य भी नहीं कर सकता। सामान्य कार्य का मतलब कि उसकी जो दिनचर्या का कार्य है वह भी वो नहीं कर सकता, वो जड़ बुद्धि है। तो ये वर्गीकरण काफी होंगे, लेकिन 3 रूप में, मुख्य रूप में जो कार्य होगा वो 3 होगा। पहला प्रतिभाशाली, जिसकी अभी चर्चा की हम, तो प्रतिभाशाली बच्चों का पुनर्वलन बिल्कुल नहीं होता है। पुनर्वलन जो होता है इसको कोई प्राइज नहीं देना है, मतलब ऐसे तो वो जीतेगा प्रतियोगिता में तब तो मिलेगा ही, ठीक है। प्राइज का मतलब यहां पुरस्कार और दंड का मतलब क्या है कि पुरस्कार और दंड का उसकी सराहना कम से कम मत कीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों की सराहना नहीं कीजिए, क्योंकि आपको उसको सृजनशील बनाना है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की कभी भी सराहना एकदम बिल्कुल कम से कम आपको सराहना करनी है। पुनर्वलन का मतलब यही है। दूसरा, सृजनशील बच्चों का जब भी आवश्यकता पड़े तब इसकी सराहना कीजिए, कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। और सबसे ज्यादा जो पुनर्वलन होगा वो मंदबुद्धि बालकों का होगा, सबसे ज्यादा मंदबुद्धि बालकों का होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनको खींच के यहां लाना है, इसको मुख्य धारा से जोड़ना है हमको। इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये बदमाशी करने में ही रहना चाहता है। अब बात को समझिएगा। और बहानेबाजी बहुत करता है, ठीक है। तो अगर मान के चले कि इससे नीचे, ठीक है, आपका ना हो तो सामान्य बच्चा है वो, लेकिन वह जो है उदंडता के कारण मंदबुद्धि वर्ग में पड़ा हुआ है, तो आप उसको पहले शिक्षण क्रियाओं में भाग लिवाइए। और शिक्षण क्रियाओं में भाग लिवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पुनर्वलन, ठीक है, सबसे अधिक जरूरी है पुनर्वलन। वो सामान्य प्रश्न का भी जवाब देता है जो वो 5वीं में पढ़ रहा है, आप दूसरी का सवाल पूछिए उससे। वो 5वीं कक्षा में है, आप दूसरी का सवाल पूछिए उससे, ठीक है। आप टेबल 10 तक सब बच्चा जानता है 5वीं कक्षा का, आप उसको दूसरे का टेबल पूछिए, 2 का आप टेबल बताओ,
और वो बता दिया ना तो आप वाह बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको जो मन में होगा कह रहे हम मैंने अब अच्छा करने लगे, सर मेरी सराहना करने लगे, तब वो 3 का याद कर लेगा, 4 का याद कर लेगा, वो जल्दी जल्दी उस अधिगम क्रिया में वो भाग लेने लगेगा और वो घर पर जाकर पढ़ने लगेगा, विद्यालय में पढ़ने लगेगा और धीरे धीरे होते हुए वो फिर, तो आवश्यकता अनुसार आपको पुनर्वलन करना है, एकदम ध्यान में रखना है कि आवश्यकता किसकी आवश्यकता है, प्रतिभाशाली है उसको एकदम कठिन से कठिन प्रश्नों का भी वो जवाब दे रहा है तो उसका पुनर्वलन, अच्छा ठीक है बैठ जाओ कोई बात, ठीक है, ये चीजें सृजनशील वालों का जब आवश्यकता हो, आपको लगे कि नहीं ठीक ठाक जवाब दे रहा तो उसकी करिए, मंद बुद्धि का सबसे ज्यादा। इसके बाद तीसरा वर्ग होता है मूल्यांकन का, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में तीसरा वर्ग है मूल्यांकन का। इसमें उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कीजिए। देखिए आपने कुछ निर्धारण लेकर गया था, आप जब विद्यालय में प्रवेश किए, कक्षा में प्रवेश किए, तो आप क्या किए, शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित कर कर गए थे कि हाँ हम इन उद्देश्यों के साथ कक्षा में जा रहे हैं, पूरा हुआ या नहीं, ये खुद से सवाल पूछिए कि पूरा हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आपको काम करने की, इसमें और काम करने की आवश्यकता है, अगर हो गया है तो आप जो है सो अगले कक्षा के लिए आप रेडी होइए, अब फिर शिक्षण की पूर्व परावस्था में आइए, फिर से जो है सो आप सब चीज का निर्धारण कर लीजिए कि क्या उद्देश्य है, क्या टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है, और फिर मूल्यांकन कीजिए। ये आप जो है सो उद्देश्य आधारित मूल्यांकन करना है कि हम ये उद्देश्य लेकर गए थे, हमारे उद्देश्य पूर्ति हुए अथवा नहीं। दूसरे नंबर पे विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन, यहां से आइए, आप विषय वस्तु का चयन किए थे, ठीक है, विषय वस्तु का आप चयन किए हैं, आप पूरी कक्षा लिए, जैसे अगर मान लें कि जैसे मानकर चलें कि कक्षा हमको लगता है कि ठीक ठाक रहता है, लेकिन इधर लगभग 13 वर्षों से हम उच्च शिक्षा में, जब उच्च शिक्षा प्रणाली में हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने के कारण मेरे टीचिंग मेथड्स कुछ चौपट हो गए हैं, टीचिंग स्किल्स कुछ चौपट हो गए, हम कभी भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि 2013 में हमको डीएवी मिला, डीएवी में भी पढ़ाने गए हम, 6 महीने पढ़ाए और फिर हम छोड़ दिए, हम नहीं कर पा रहे थे, जो हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के मतलब 9वीं 10वीं में समस्या होती है, टीजीटी में समस्या होती है, क्योंकि लेक्चर मेथड हो चुका है मेरा जो अपना है कि वो क्या है कि लेक्चर मेथड है, तो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अवबोध नहीं हो पाता, बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच में बनना चाहिए, बॉन्ड्स बनना चाहिए, वो बॉन्ड्स प्राइमरी अपर प्राइमरी के बच्चों के साथ नहीं बन पाता। मेरे घर में भतीजा है, मेरा भैया रोज बोलता है, पत्नी रोज बोलती है, हम नहीं पढ़ा सकते उसको, क्योंकि जैसे ही कुछ शब्द मेरे वैसे निकलेंगे जो उसके शब्दकोश में है ही नहीं, समझ रहे हैं बात को ना, तो हम नहीं ले पाते। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि टीचिंग मेथड्स भी वैसे ही अपनाने हैं जो 1 to 8 के ही काम हो। अब लेक्चर मेथड आप वहां पर लगाइएगा तो बच्चे समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ, तो अवबोध जरूरी है कि बच्चे जो विषय वस्तु का चयन हमने किया उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ या नहीं, बच्चों में वो समझ पाए या नहीं आए, अगर नहीं समझ पाए तो आपका पूरा का पूरा, इसीलिए हम उसमें जो है अपने आप को खुद ही महसूस होता है कि हम नहीं ले सकते, मेरी ये कमी है, इसीलिए मान के चलिए टेट वाले में अगर संभावना भी था तो हम कभी जोर नहीं दिए कि, क्योंकि नहीं कर सकते, पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा वही है, 1 to 8 में पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम जो मेरे अंदर अब क्या हो गया कि वो लेक्चर मेथड डेवलप्ड हो चुका है, तो अब जैसे अभी वो 9th 10th में भी पढ़ाते हैं ना, तो हम दौड़ के कोशिश करते हैं कि लेक्चर मेथड में ना जाएं, हम अभ्यास प्रणाली में रहें, हम व्याख्यात्मक प्रणाली में रखें, व्याख्या जो है सो प्रयोग करते हैं कि डिस्क्राइब कर देते हैं पूरे विषय को और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, अभ्यास करवा देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बच्चों को समझाने जाते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है,
तो वो निश्चित एक गड़बड़ होगी। बच्चे फिर ऐसे भौचक होकर देखते रहते हैं, सर आखिर बोल तो क्या रहे हैं, ठीक है, तो वो समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। तो आपको अवबोध करना है, अवबोध का मूल्यांकन करना है। अवबोध का मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग उनमें हुई है या नहीं, जो विषय हम पढ़ा रहे थे वो 100% बच्चों तक पहुंचा है। आप तो सोचिए कि हम पढ़ा दिए, एक शिक्षक क्या सोचता है कि हम पढ़ा दिए, लेकिन बच्चा समझा नहीं है, बाद में उसको एकदम बिल्कुल सीधा सवाल भी पूछेगा तो उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब आप जो बोले हैं वो उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा है, ठीक ना। तो ये अब बोल। तीसरा है व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन। जो अधिगम आप करवा रहे हैं वो अधिगम का मूल अर्थ ये है व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या आपने जो कक्षा पूरी संचालित की, क्या बच्चों में कुछ परिवर्तन दिखा, ये भी आपको एब्जॉर्व करना है। ये बच्चों में परिवर्तन दिख रहा है, बच्चे अब शिक्षण अधिगम क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। और तीसरा है, चौथा है, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर स्पेस नहीं है, मूल्यांकन का चौथा है कि भविष्य में संभावित व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन। और इसी तरह से हम कार्य करते रहें तो बच्चों में जो सकारात्मक परिवर्तन हमने देखे हैं वो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। ये चीज़ है कि भविष्य के लिए भी हम जो है उनको सकारात्मक उनमें परिवर्तन चाहते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। धीरे धीरे वो बच्चे गुणात्मक, और इसमें सबसे बड़ी बात कि ये चारों का अर्थ क्या है, चारों का अर्थ है एक तरफ आप निदानात्मक कार्य करते हैं और दूसरी तरफ उपचारात्मक कार्य करते हैं। निदानात्मक का मतलब है मूल्यांकन दो वर्ग में होता है कि आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, ठीक है, ये निदानात्मक हुआ। और उसका उन त्रुटियों का उपचार कैसे होगा, ये उपचारात्मक है कि आप त्रुटियों का पता लगाए और फिर त्रुटियों का उसको समाप्त किए। तो ये दो प्रकार से आप इसका जो ये चारों का मूल अर्थ है वो निदानात्मक और उपचारात्मक ही रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, 40 मिनट की कक्ष में आपको इतनी दृष्टि, इतना विजन डेवलप करके जाना है। ये आप घर पर कर लेते हैं पर डे, ठीक है, प्रत्येक दिन कक्षा में 2 वर्ष तक। विद्यालय में जिस दिन याद कीजिएगा कि सर बोले थे इस बात को कि आज से हमको विद्यालय जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा चेहरे पे खुशी होगी, बहुत अच्छे से आप जाइएगा, ठीक है, ड्रेस खूब अच्छे से ड्रेसअप कीजिएगा। 2 साल बाद आप जैसे तैसे जा सकते हैं, जैसे तैसे का मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ा गौर करना पड़ेगा क्योंकि ड्रेसिंग जो होता है वो ड्रेसिंग टीचिंग स्किल्स का पार्ट है, शिक्षण कौशल का विभाग है, ठीक है। आप खड़े कैसे होते हैं, बात कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें टीचिंग स्किल्स का प्रक्रिया है। जैसे मतलब हम हर बार बच्चों को बतलाते हैं कि मेरी पहली कक्षा कैसी रही होगी, ठीक है, हमको याद है वो बहुत अच्छे से 11 नवंबर 2011 था, मतलब वो हमको याद इसलिए है क्योंकि 6-1 उसमें लगे हुए थे, ठीक है ना। और हम पहली कक्षा लेने गए थे तो पूरा रात नहीं सो पाए थे, मतलब इतना एक्साइट थे, ठीक है, कि कक्षा लेना जाना है। और आपका पीजी के बच्चे थे, सारे पीजी वाले बच्चे थे, और हम पीजी उस समय तुरंत पास किए थे और नेट का क्लास शुरू कर रहे थे कि सब बच्चे लोग बोले कि नेट हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे तो आप पढ़ाइए ना भैया। तो हम ठीक है, अब रात भर पूरा ये काम हुआ, ये वाला जो काम है ना, पूरा रात भर ये बताएंगे वो बताएंगे। और जैसे ही पोडियम पे खड़े हुए ना उसके बाद तो शब्द से शब्द टकरा रहे हैं, ठीक है, सांस फूला हुआ है, पसीने से लथपथ हैं, स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ठीक है। और 1 घंटा हम कैसे बिताए, मतलब हार्ट अटैक नहीं हुआ, बाद बाकी सब हो गया था, तो हमको ऐसा फील हुआ, ठीक है, कि हार्ट अटैक मतलब हार्ट बीट पूरा बढ़ा हुआ था, पसीने से लथपथ थे, बोल नहीं पा रहे थे, शब्द जो है लड़खड़ा रहे थे, टूट रहे थे।
और फिर धीरे धीरे पोडियम पर इतना कंफर्टेबल खड़ा होना, ये टीचिंग स्किल्स का ही है कि वो जितना आप अभ्यास कीजिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पढ़ते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप अभ्यास कीजिएगा धीरे धीरे आपको ऐसा हो जाएगा कि आप कक्षा लेने के लिए आतुर रहिएगा कि हाँ मेरी कक्षा है मुझे दो, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो डेवलप्ड होता गया और निश्चित है, संजय सर को देखिए 25 साल का अनुभव है, तो उनको कितनी की भीड़ में भी खड़ा कर दें तो उनको भय नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो और ये पूरा करते, पूरा रात भर किए थे, हमको अच्छे से याद है, और कुछ नहीं जाकर कर पाए जब विषय वस्तु से, ठीक है, कि विषय वस्तु का चयन कर लिए, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो कब नोटिंग करवाना है, कब क्या काम करवाना है, ये आपको करना है। और चीज़ें रहेंगी, जैसे मानकर चलें, वो आपको देखना पड़ेगा कि प्रभावी कब होगा, किस लेवल पे है। आ जाइए बच्चा लोग, है यहाँ पे जगह खाड़ी, आ जाइए। संजय सर को बोल दिए हैं, बड़ा हॉल आप लोग का तैयार हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर 150-200 बच्चे बैठ सकें। जब पिछली बार हम लोग जो बड़ी कक्षा थी, हम लोग कक्षा थी टेट के लिए ही स्पेशल, वो कक्षा 3rd फ्लोर पे थी, ठीक है। तो हम बोल दिए हैं कि बड़ी कक्षा जो है सो कर दें, क्योंकि नहीं हो पाएगा, चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। इससे आगे बढ़ें, एक टॉपिक ऑफ कर लेते हैं कम से कम, है ना। कौन सा टॉपिक करें? शिक्षा से कर लेना, शिक्षा से शुरू करते हैं। शिक्षा शुरू कर, अधिगम वाला पाठ करवा लीजिएगा संजय सर से ना, अधिगम वाला पाठ करवा। संजय सर करवा रहे हैं ना, तो हाँ वो कर लेंगे, कोई बात, ठीक है, वो कर लेंगे। शिक्षा वाला विभाग करते हैं जिसमें आए हैं हम लोग। देखिएगा, जैसा कि आप लोग को हम बतला चुके थे, अधिगम और शिक्षा में भी थोड़ा अंतर है, और वही व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष का ही अंतर है, ठीक है। कि कार्य आप देखेंगे कि दोनों की परिभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जीवन के प्रत्येक अनुभवों से इसमें वृद्धि होती है, कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, ठीक है, हम मान लिए। लेकिन अधिगम व्यवहारिक पक्ष है, जैसा कि कहा गया कि अधिगम जो है व्यवहारगत परिवर्तन चाहता है। हम इस पर बड़ा अच्छा एक उदाहरण हर बार देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, ये हमारी शिक्षा है। शिक्षा क्या है? कि झूठ बोलना, और जब उसको अपने जीवन में लागू कर लें कि कभी झूठ ना बोलें, तब वो अधिगम हुआ, अन्यथा अधिगम नहीं। यानी कि आप अपने जीवन में उसको लागू कर लेते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, तो आपके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन हो गया, आप लर्निंग हो गई, वो आप सीख गए। जबकि शिक्षा आप इतना जानते हैं हाँ झूठ बोलना पाप है, आपने पढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसका आप उपयोग जीवन में नहीं कर रहे, तो आप ठीक है शिक्षा तो आप प्राप्त किए, लेकिन आपके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ। यहां से आप जब चलें तो आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के थ्योरी में जब हम जाते हैं, शिक्षा के सिद्धांत में, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, तो ये 4 वर्ग है। पहला वर्ग आता है इसमें आदर्शवाद का, जो काफी पुराना है, ठीक है। इसको कहा जाता है आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आदर्शवाद, शिक्षा का आदर्शवाद जो है वो काफी पुराना है। काफी पुराना होने का मतलब है कि अगर हम लोग भारतीय दृष्टि से देखें, इसको भारतीय दृष्टि से देखते हैं, तो ये ऋषि मुनियों से चला आ रहा है, ठीक है। यानी कि वैदिक काल से, उपनिषद काल से जितने भी ऋषि मुनि हैं उनसे चला आ रहा है। और अगर पाश्चात्य में चलें तो पाश्चात्य में सबसे ज्यादा अगर आपको नाम मिलता है तो वो मिलता है प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का, ठीक है। यानी कि एक समय में पूरे विश्व में अगर दो कोई थे, दो देश ऐसे थे जो विश्व गुरु बनने की परिकल्पना लेकर थे, तो एक यूनान था और दूसरा जो है भारत, ठीक है। मतलब बुद्धिजीवियों के वर्ग में तो बुद्धि जो यूनान के वो लोग थे जो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात की बात के बाद में सिकंदर आए, ठीक है। और सिकंदर भी जो है सो यहाँ से खाली हाथ लौटे, हम इतने मजबूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य का समय आप याद कर सकते, तो मानकर चले। तो वहां से आदर्शवाद चल रहा है, अरस्तु और प्लेटो से। आदर्शवाद का मतलब ही है कि शिक्षा में क्या बात है, क्लास है, आ जाइए आ जाइए, किस चीज का क्लास है, आइए आइए आइए, इधर आइए,
अंदर आइए, यहां पे बैठिए, अच्छा यहां पे अच्छा ठीक। तो जब हम लोग मान के चले कि आदर्शवाद का मतलब क्या है, आदर्शवाद का मतलब है आज भी ये जरूरी है पौराणिक, पुराने जमाने से चली आ रही है, लेकिन आज भी ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस नैतिकता की बात हम करते हैं, जिन संस्कारों की बात हम करते हैं, ये किसी बच्चे में तभी विकसित हो सकते हैं जब वो आदर्शवाद को मानेगा। आदर्शवाद में मूल रूप में कार्य क्या है, ये विचार प्रधान है, विचारात्मक तथ्य जो है, विचारात्मक जो पक्ष है, विचारात्मक बोध जो है वो अधिक है, और विचारात्मक बोध अगर है तभी किसी बच्चे में नैतिकता और आदर्शवाद का विकास हो सकता है। जैसे इसके लिए सामान्य देखें कि जब हम पिछली कक्षा में भी ये कई बार बतलाए थे आप लोगों को, और इस बार भी हम बतला रहे हैं कि जो मारिया मोंटेसरी और फ्रोवेल का किंडरगार्टन है, ठीक है, भारतीय संदर्भ में ये सही है, जिसको प्ले स्कूल्स बोलते हैं आज, है सही? क्यों बतलाइए? देखिए, दो शिक्षा के तीनों पक्ष पर हम लोग अगर चलें, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तो अनौपचारिक पक्ष तो हमारा मजबूत था ही पहले से। ये पाश्चात्य में किंडरगार्टन और फ्रोवेल जो है सो ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि माता पिता दोनों काम करते थे, दोनों विद्यालय चले गए, तो वो डे केयर स्कूल है, ठीक है, कि बच्चों को छोड़ गए कि वहां पर केयर करते रहना, तुम उसकी जो है सो नैपकिन बदलते रहना, उसका जो है सो ये बदलते रहना, यही था ना। भारतीय संदर्भ में ये कैसे सही हो सकता, मातृत्व बोध अपने कर्तव्यों से विमुख हुई है, तब जाकर यहां पर प्ले स्कूल्स खुले हैं। मां अपने कर्तव्य बोध से क्या हो गई, उसका जो ड्यूटी था वो ड्यूटी वो भूल चुकी है, वो तो खोज रही है कि 2 साल के बच्चा को ले जाओ बाप, हम नहीं सकेंगे, बात को समझे। जबकि हम लोग छठे वर्ष में स्कूल में, 5वें वर्ष 6ठे वर्ष में क्या होता था कि हमारे यहाँ, जैसे आपको 2013 वाले में घटना हुई थी, वो जो है संस्कार एक होता है खल्ली छुआने का संस्कार, सरस्वती पूजा में आप सब अपना याद कीजिए, ठीक है, कि वो होता क्या है कि 5 साल के जैसे ही हो गए, 4.5 साल के भी हो गए, सरस्वती पूजा आया तो एक स्लेट और एक जो है सो चौक आपको जो है जाकर सरस्वती जी के चरणों में रखा गया, और वहां के पंडित जी को बोला कि हाँ भाई खल्ली छुला दो, अब ये इसका विद्यालय शुरू हो गया। ये होती थी मातृत्व बोध रहता था, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का हम लोग वहां पर जो है सो कार्य करते थे। तो मानकर चलिए कि उसमें आदर्शवाद का ही प्रमुखता होती थी, मूल रूप में आदर्शवाद होता था। दिन भर हम मम्मी के पास रहे, सोने गए दादी के पास, दादी कहानियां लेकर आई, कहानियों में मिथकीय भाव था, मैथ्स होते थे, ठीक है, मिथकीय भाव होता था। मिथकीय भाव का मतलब है कि उसको आप सच नहीं मानिए लेकिन झूठला भी नहीं सकते, ठीक है, झूठला भी नहीं सकते, ठीक है, वो झूठी है, मान लिए हम झूठ है, वो मिथकीय भाव झूठ है, लेकिन सदैव जब निष्कर्ष निकलता था उस कहानी का तो सत्य सदैव जीतता था। जो भी सज्जन व्यक्ति होता था उसको कितना भी कष्ट हो, अंतिम में वो सुखद होता था उसका जीवन, और दुर्जन व्यक्ति कितना भी जो है सो आनंद में रहा, अंत में उसका जो है सो नाश होता था उन मिथकीय कहानियों में। तो हमारे मस्तिष्क में एक बातें घर कर जाती थी, किसी भी धर्म के हम हो, हमारे वो मस्तिष्क में घर करती थी कि सत्य पे अच्छा होता है रहना, संस्कार हमारे अंदर वहीं से डेवलप होते। तो हम लोग क्या होता था कि विद्यालय भी गए ना और एक तितली पकड़ लिए तो दूसरा बोलता था छोड़ दो पाप लगेगा, पाप और पुण्य 5 साल के आयु के बच्चों को पता था कि पाप पुण्य क्या होता है, ठीक है। और आज मानवता यह है कि बच्चा पकड़ेगा तितली को और उसके पंख नोच देगा, क्योंकि उसके अंदर की मानवता समाप्त हो चुकी है, वो मोबाइल में घुस गया, दादी थी कहां, दादी है कहां, कौन उसको वो संस्कार देगा, ठीक है। तो आप जो है सो पहले किंडरगार्टन फ्रोवेल भेजे आप, और दूसरा जो है सो उसको संस्कार नष्ट कर दिया, जबकि यही आदर्शवाद, यही विचारात्मक जो है सो रवैया उस बच्चे में संस्कार डालने का काम, ठीक है। और आज भी पाठ्यक्रम से इसको नहीं निकालना चाहिए, अगर पाठ्यक्रम से इसको निकाल दीजिएगा तो आप उम्मीद मत कीजिए कि बच्चा जो है सो मरने के बाद भी आपको आग देने आएगा, जी नहीं, वो अमेरिका भाग जाएगा। आपको ये डालना पड़ेगा कि माता पिता की सेवा क्या होती है, मैंने बच्चे को दिखला के आपको पैर दबाना पड़ेगा माँ बाप का,
और हम दबाते हैं, कोशिश करते हैं। पापा से रोज शाम को पूछते हैं, पापा पैर दबा दे क्या? तुम खुद थकल है तो क्या, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे के कान में ये जाता है कि पापा जो है दादाजी को पैर दबाने के लिए पूछते हैं। तो वो जब हम सोए रहेंगे ना 10 बजे रात को, तो पापा पैर दबा दें, पूछता है, ठीक है, हम हाँ दबाओ, उसको हम बिल्कुल दबाते हैं, कहीं नहीं दबाए, दबाओ, तो वो दबाता है। 5 साल का बच्चा क्या दबाएगा, क्या थोड़ी दर्द भगा देगा, लेकिन कम से कम उसके मस्तिष्क में डालना है, वो आपकी क्रिया से डाला जाएगा। जी नहीं, आप उसको टोक के नहीं डाल सकते। आप उसको मोबाइल बोलिएगा कि मोबाइल छोड़ दो, तो मोबाइल नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसके समक्ष खाना खाते समय मोबाइल देखिएगा और बच्चा से उम्मीद कीजिएगा कि वो छोड़ दे, वो अनुकरण ही करेगा। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में वो केवल अनुकरण करेगा, वो अनुकरण से ही सीखेगा। हमको पढ़ते हुए देखता है बैठा हुआ, भले ही वो 10वीं का किताब रहता है ना उसके भैया का, उससे भी वो लिखेगा। हम जब लिखते रहते हैं तो वो भी लिखता रहता है, तो वो अनुकरण कर लेगा और वो सीख लेगा। ठीक है, तो आदर्शवाद का रहना जरूरी है। दूसरे नंबर पर ये अब आया, जो दूसरा थ्योरी है वो कैसे आ रहा है वो देखिए। दूसरा थ्योरी है यथार्थवाद। रियलिज्म इन एजुकेशन। हम अब के दौर में हैं, यथार्थवाद, रूसो वगैरह इसके जो है सो प्रवर्तक रहे, पूरी तरह से यथार्थवादी। प्रकृतिवाद और यथार्थवाद लगभग समान है, तो प्रकृतिवाद में भी रूसो हैं और यथार्थवाद में भी रूसो हैं। अब क्या करता है कि ये, जैसे हम लोग एक दूसरे से अगर जोड़कर देखें, हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ये जाने कि श्रव्य दृश्य एक होता है, श्रव्य ऑडियो वीडियो विजुअल दृश्य, और दोनों का मिला जुला रूप, कि दिखे भी और सुनाई भी दे। तो ये वाले को सबसे ज्यादा प्रभावी माने। इसी को आधार बनाकर यथार्थवाद बोला कि हम क्यों ना वास्तविक रूप में उसको दिखला दें। और भारत में केवल 1-2 ही जगह जो है इसका प्रयोग होता है, जिसको एजुकेशनल टूर कहा जाता है। भले ये लोग पूरी घुमा देते हैं, ठीक है, समुंदर दिखला दिए, ठीक है, जैसे आप लोग सब बीएड में गए होंगे, हम लिख के देंगे, ठीक है, वो जो भी लगभग तो जाते ही हैं, ठीक है, लगभग लोग जाते हैं कि वो एजुकेशनल टूर है, ठीक है। कुछ बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं कि मान के चलिए उनको अपना समय याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये यथार्थवाद है कि हम ताजमहल कौन बनाया, क्या बनाया, वो जाकर देख लें। कभी नहीं भूलेंगे कि आगरा में नहीं है। अगर बच्चों को ताजमहल पढ़ा रहे हैं आप, उससे अच्छा है कि ताजमहल को यथार्थ रूप में दिखला दें। ये रियलिज्म इन एजुकेशन है, उसको एजुकेशनल टूर कहा जाता है। और बहुत से विद्यालय आजकल प्रकृतिवादी और जो है सो यथार्थवादी हो गए। मतलब वहां पर किताबें, इस पूरा पुस्तकीय शिक्षा को निरर्थक मानता है। जो किताबी शिक्षा है, किताबी शिक्षा वो कहता है कि केवल क्या करना है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। किताबें केवल स्मरण शक्ति बढ़ाता है। अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो बच्चों को घुमाइए, यथार्थ को दिखलाइए। आप जो है सो पौधों को दिखलाइए बॉटनिकल, ठीक है, कि पौधे का कौन सा जड़ है, कौन सा जो है तना है, कौन सा जो है पत्ते हैं, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, वो आप बताइए, बेहतर तरीके से बताइए, ठीक है। तो ये चीजें यथार्थ रूप में। और इसका एक दूसरा रूप आजकल विकसित हुआ है, वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन यथार्थ रूप में ये भी कार्य करते हैं, यथार्थवादी ही हैं, ये भी कहते हैं कि दिखला दीजिए। लेकिन इनका एक और कार्य है। इनका एक और कार्य क्या है कि ये कहते हैं कि प्राकृतिक रूप में बच्चों को छोड़ दीजिए, प्रकृति में छोड़ दीजिए, प्रकृति का अनुसरण करने दीजिए, वो स्वयं सीख लेगा। यानी कि जब उसका शैशवावस्था होगी तो अनुकरण करता रहेगा, बाल्यावस्था में जो जो विशेषताएं पाई जाती है वो खुद सीख जाएगा। आपको केवल शिक्षक को एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको केवल आप रोक दीजिए। वो प्रकृतिवादी नेचुरल रूप में आप जो है सो वो विकसित होगा और जो है सो सीखता हुआ चला जाएगा। बाद बाकी सारा यथार्थवादी ही है। ये भी कहते हैं कि पुस्तकीय शिक्षा निरर्थक है, बच्चों को दिखलाकर सिखाइए। और प्रकृतिवादी बहुत सारे विद्यालय खुले हैं,
वहां पर जो है विद्यालय में बच्चे नहीं रहते, वहां बस लगती है, बच्चे विद्यालय पहुंचे ना, उसके बाद बस लग गई, बस पे वो लोग बैठे, विदेशों में बहुत जोर चल रहा है अभी कि बसों में बैठे और उनको ले जाया गया किसी उद्यान में, और वहां दिखलाया गया कि फूल कैसे हैं, पत्ते कैसे हैं, कैसे रूट्स है, वहां आपको पहाड़ों में ले जाया गया, दिखलाया गया कि किस प्रकार के चट्टाने हैं। ये सीधा आपको जो है सो प्रकृति में ले जाते हैं और उसका अनुसरण करवाते हैं प्रकृतिवादी। और आज की जो वर्तमान की हमारी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, वो सिद्धांत पर चलती है, उसको कहा जाता है प्रयोजनवाद। प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन। प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन, इसमें क्रिया पर बल दिया जाता है। प्रेगमेटिज्म में क्या किया जाता है? प्रयोजन पर बल दिया जाता है कि हाँ बच्चा क्रिया करे, अगर वो सफल है तो इसका मतलब है कि सिद्धांत वो बन गया, इस कार्य को इसी प्रकार किया जा सकता है। तो क्रियात्मक जो बल देना है जो आज का है, और इसमें इन तीनों का समावेश है, इसमें इन तीनों का समावेश करके इसको प्रयोजनवाद बतलाया गया कि जितने भी सिद्धांत हमारे बने हैं, जितना भी कार्य हुआ है, वो कार्य को आधार पर हम बच्चों को क्रियात्मकता पर बल देंगे ताकि जो है सो बाल केंद्रित शिक्षा हो सके। आज बल किस पर दिया जा रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा पर। तब छड़ी हटा दी गई आपकी, आपका जो दंडाधिकारी शक्ति था ना, खत्म, ठीक है, आप केवल अब क्या संरक्षक हैं, ठीक है, आप जो है दंडाधिकारिणी शक्ति आपकी हटा दी गई है, ठीक है, आप पूरी तरह से बालक जैसे भी हो वो खुश रहना चाहिए, ठीक है, शिक्षक खुश रहे। जबकि हम लोग के दौर में एक विशेष प्रकार का पौधा था हमारे विद्यालय में, अभी समझिए पतला छड़ी निकलता था उसका, नहीं, विशेष प्रकार का पौधा था, वो फूल वाला पौधा था, लंबा लंबा होता था, उसका ऐसे करके पत्ते सरका दीजिए, इतना बड़ा छड़ी निकलता था एकदम पतला सा, वो फूल था, बड़ा खूबसूरत था, उसका ऐसे तोड़ते थे सर, बोले लेके आओ, तो दूसरे को मार खाने के समय दौड़ के जाते थे, अरे बड़ा मार उसको भी पड़ेगा, ऐसे करके पत्ता को सरका, इतना बड़ा पतला आता था वो, और उससे जो नीला होता था ना पीठ, क्या आनंद था वो ठीक है, पीठ नीला हो जाता था एकदम, और वो मजेदार पक्ष था। और कभी आकर घर पे नहीं बोले कि आज हम मार खाए हैं, वरना घर पर पुनः मार मिलती फिर, ठीक है। और वही संस्कार रखिएगा कि जब शिक्षक, हम लोग भी पेरेंट्स हैं, तो शिक्षक जब मारे, आज भी मारते हैं मेरे बच्चों को, तो हम बिल्कुल पूरी छूट है आपको, आप अपने अनुकूल, ठीक है, वो ख़त्म नहीं कर देना है, लेकिन हाँ ठीक है सामान्य मार सकते हैं, तो वो जो है सो बिल्कुल। और जब वो आता है कि आज मुझे मार पड़ी है, तो बिल्कुल अच्छा बात है, कुछ गलती किए होगे तब मार पड़ी, तो ये मान कर चलिए, ठीक है। तो ये इस पर हम लोग थ्योरी पे इस तरह से चलेंगे, तो हम लोग शिक्षा में थोड़ी सी नोटिंग कर लेते हैं। टॉपिक दीजिएगा शिक्षा। चीजें समझ में आ रही है ना? क्या चल रहा है? हाँ चल, टॉपिक दीजिएगा शिक्षा। लिखिएगा शिक्षा का प्रारंभ। शिक्षा का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। शिक्षा का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने वातावरण से अनुकूलन करने का प्रयास किया, अनुकूलन करने का प्रयास किया। शिक्षा का प्रारंभ वहीं से स्वीकारा जाना चाहिए। मानव बुद्धि बल के माना जाना चाहिए। मानव बुद्धि बल के आधार पर वातावरण से अनुकूलन करने में, बुद्धि बल के आधार पर वातावरण से अनुकूलन करने में सफल हो जाता है।
अनुकूलन करने में सफल हो जाता है। शिक्षा एक सहज एवं स्वाभाविक क्रिया है। सहज एवं स्वाभाविक क्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। माता के गर्भ में ही बालक की शिक्षा, माता के गर्भ में ही बालक की शिक्षा, गर्भ में ही बालक की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। बालक की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। जन्म के पश्चात माता पिता उसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, जन्म के पश्चात माता पिता उसे चलना, बोलना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं सिखाते हैं। आचरण के नियम सिखलाते हैं। यहां तक कि शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे अगर टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग चलें, शिक्षा के प्रकार में जब चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ही चलेंगे। देखिए, इसीलिए लेक्चर मेथड में क्या होता है, समझना ज़्यादा जरूरी है। चीज़ें समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? नोटिंग कम करके जाइएगा तो समझिएगा ज़्यादा पढ़ के आए हैं, नोटिंग ज़्यादा करके आइएगा तो कम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब आपको मापने का ये तरीका है कि जिस दिन नोटिंग कम करके जाइएगा ना, तो इसका मतलब ज़्यादा यहाँ पर प्रवेश किया है, और जिस दिन आपका नोटिंग ज़्यादा रहेगा तो किताब में ही, आपकी कॉपी में ज़्यादा प्रवेश रहेगा, मस्तिष्क में कम रहेगा। ठीक है, शिक्षा के प्रकार में जब चलें, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और निरौपचारिक शिक्षा। ये 3 वर्ग है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि स्थान, समय, बात तो समझ लीजिए पहले, स्थान, समय और व्यक्ति निर्धारित होते हैं जिनके द्वारा आपको शिक्षा प्राप्त होगी। जैसे इस कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं, 11 बजे से हमारा शेड्यूल था क्लास का, व्यक्ति निर्धारित थे कि हम कक्षा लेंगे, और विषय निर्धारित था कि ये होगा। तो जहाँ पर भी ये स्थान, समय और आपका जो है व्यक्ति निर्धारित होता है, ये आप समझिए कि औपचारिक शिक्षा है। ठीक, इसके बाद आइए, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब समाज से, व्यक्ति से, कहीं से भी हम चीज़ें सीखते आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे आपको बतलाए हम कि हमारा जो प्रारंभिक दौर है वो पूरी तरह से अनौपचारिक शिक्षा का दौर है बच्चे का, और जिसकी मुख्य शिक्षिका माँ होती है, फिर बाद में पिता और परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, फिर आगे उत्तरोत्तर बढ़ेंगे तो समाज होता है। ठीक है, इसीलिए समाज का वातावरण भी होना अति आवश्यक है कि अच्छा समाज का वातावरण है तो निश्चित है कि बच्चे भी अच्छे आसपास में, निश्चित। ठीक है, जैसे अगर इस पर मानकर चले, कोरोना काल में हम लोग सब कुछ चले गए, बाबू उस समय जो है सो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का था। अब वहाँ गया, गांव के माहौल में पूरा जो है सो वो मजा लिया, ट्रैक्टर से कूदने वाला बच्चा। ठीक है, शुरुआती दौर में पूरा वहाँ जो है सो गांव में खेला। ठीक है, अब उसी तरह का वो जो है सो भाषा शैली भी उसकी हो गई, चीज़ें भी हो गई, और उसी तरह का वो व्यवहार भी करने लगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर तो वही है, दिन भर खेल है। ठीक है, तो फिर जब यहाँ विद्यालय आया, जब नाम लिखवाए, तो वो जो है सो उसमें परिवर्तन, उसी तरह से वो ट्रीट करता।
अब जाकर वो सुधरा। सोचिए कोरोना काल का मारा हुआ, अभी जाकर वो जो है अब यहाँ के वातावरण को वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है, नहीं तो वो वहां के वातावरण में ही आपका जो है सो एब्जॉर्ब था, ठीक है, कि वहां का वातावरण, उसी तरह से बात करना, उसी तरीके से कार्य करना, वो सारी चीजें थी। आ जाइए बच्चा, आ जाइए बाल विकास में, ठीक है, बच्चों के साथ पढ़ने में ज्यादा मजा है। यहाँ है सीट, आ जाइए इधर आइए, आज बैठा लीजिए। इसी को लाइए ना, बाल विकास बतलाते हैं व्यवहार का। हम लोग व्यवहारिक सीखते सीखते इतना व्यवहारिक हो जाएंगे कि कोई बात नहीं। तो औपचारिक शिक्षा जो है समाज यानी कि उस विद्यालय से परे जहां पर भी व्यक्ति सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, तो वो जो है, और ये जीवन पर्यंत यही वाली चलने वाली है, जीवन पर्यंत यही वाली चलने। अभी जैसे पिछले हम लोग जब आपका बीएड वगैरह में, तो पूरा डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग को अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन इधर फिर परिवर्तन ये हुआ कि अब जो है सो ऑनलाइन मेथड है, कक्षा तो संचालित हो रही है, तो ऑनलाइन मेथड में ये फिर से ओपन स्कूलिंग और जो डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का जो विभाग होगा, वो औपचारिक शिक्षा में चलेगा, तो औपचारिक ही है, ठीक है। तो मानकर चले कि समाज में जो सीखते हैं, लोगों से देखकर सीखते हैं, लोगों से बात कर कर सीखते हैं, ये जितनी भी क्रिया है वो अनौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब ही है कौशल विकास। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है कौशल विकास का भाग, स्किल डेवलपमेंट का भाग। कि अगर मान के चलिए कि हम अपनी आयु वर्ग में, जब हमारी आयु थी और हम विद्यालय नहीं जा पाए, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में सिलाई करना, ठीक है, कोई दर्जी बन गया। जैसे हम ही लोग के मित्रवत 10वीं कक्षा के बाद बहुत सारे ऐसे थे जो उच्च शिक्षा के लिए नहीं आए, फेल कर गए 10वीं में या कुछ भी कर गए, तो वैसी स्थिति में वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई राजमिस्त्री बन गया है, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है। हम लोग जब संघर्ष के दौर में थे तो वो मिलता था, कहीं चाय दुकान पे आओ चाय पिलाते हैं, तो हम लोग को लगता था कि अरे यार ये तो पैसे कमाता है तो चलो चाय पिला रहा, हम लोग के पास तो बेरोजगारी में पैसे ही नहीं थे, तो उस समय हम लोग को लगता था कि वही अच्छा है। अब हम मिलते हैं तो हम बोले आओ भाई चाय पी लो, ठीक है, हम पिलाते हैं। मित्र वैसे ही हैं, वो क्या किया कि अपने अंदर स्किल डेवलप किया, ठीक है, वो जो क्रिया कर सकता हम नहीं कर सकते, हम जो क्रिया कर सकते वो नहीं कर सकता। जीविकोपार्जन के लिए काम तो करना पड़ेगा, वो सीखा, ईंट को जोड़ना, घर बनाना, उसकी जो शिक्षा थी वो निरौपचारिक थी। हमारी जो शिक्षा थी जो औपचारिक थी, सीधी बात। स्किल डेवलप्ड हो गया, उसके अंदर कुछ और, ठीक है, कोई दर्जी बन गया, कोई जो है सो बाल काटने का अच्छा जो है सो बाल काटता है, ठीक है, कोई जो है सो कोई क्रिया कर रहा है, मोबाइल बनाना सीख गया, कंप्यूटर बनाना सीख गया, सभी प्रकार की क्रिया है। तो उस जितने भी स्किल डेवलपमेंट के काम है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, लिखिएगा। लिखिएगा, इस संबंध में प्रमुख शिक्षण शास्त्री, इस संबंध में प्रमुख शिक्षण शास्त्री मैकेंजी लिखते हैं, प्रमुख शिक्षण शास्त्री मैकेंजी लिखते हैं, मैकेंजी लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा बंद करके लिखिएगा, व्यापक अर्थ में शिक्षा, व्यापक अर्थ में शिक्षा, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, और जीवन के प्रत्येक अनुभवों से, और जीवन के प्रत्येक अनुभवों से, जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसमें वृद्धि होती है, जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसमें वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिएगा, आगे लिखिएगा, शिक्षा, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है
सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना, अंग्रेजी में शिक्षा, अंग्रेजी में शिक्षा एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। नेट 2012 में सीधा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बनी है। और क्वेश्चन पूछा था टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना, कि एजुकेशन इनमें से किस शब्द से नहीं बना है, एजुकेशन इनमें से किन शब्द से नहीं बना है। और 3 ये ऑप्शन थे और चौथा एक और ऑप्शन था। ये क्वेश्चन था जून 2012 का, ठीक है। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के आप मतलब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हैं तो नेट वाले में 5 क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी हो गए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस आधार पर भी चलें। इसमें है पहला एडुकेयर, दूसरा है एडुसियर, एडुसियर, केयर सियर, एडुकेटम, एडुकेटम, ये 3 शब्द। एडुकेयर का अर्थ है विकसित करना, एडुसियर का अर्थ है आगे बढ़ना, एडुकेयर का अर्थ है विकसित करना, एडुसियर का अर्थ है आगे बढ़ना, और एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण अथवा प्रशिक्षण करवाना। एडुकेयर का अर्थ है आगे विकसित करना, एडुसियर का अर्थ है आगे बढ़ना, और एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण करवाना, प्रशिक्षण करवाना। लिखेगा इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य, इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान तथा अनुभव को हासिल करना, शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान तथा अनुभव को हासिल करना एवं व्यक्तिगत गुणों, निपुणताओं और क्षमताओं का, व्यक्तिगत गुणों, निपुणताओं और क्षमताओं का विकास करना, ताकि व्यक्ति एक संतोषजनक जीवन बिता सके, टॉपिक दीजिएगा प्रमुख शिक्षण शास्त्रियों एवं विद्वानों, टॉपिक है प्रमुख शिक्षण शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा शिक्षा संबंधी दी गई परिभाषाएं, प्रमुख शिक्षण शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा संबंधी परिभाषाएं, इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखेगा अरस्तु के अनुसार, सबसे पहले नंबर पर लिखेगा अरस्तु के अनुसार, लिखेगा शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विकास करती है, शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विकास करती है, मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्यम शिवम और सुंदरम के चित्रण का आनंद, परम सत्यम शिवम और सुंदरम के चित्रण का आनंद प्राप्त कर सके, सत्यम शिवम और सुंदरम के चित्रण का आनंद प्राप्त कर सके। बहुत जगह पर आप लोग को जब आप बीएड कर रहे होंगे तो ये 3 चीजें आई होंगी। इसको ईश्वरीय नहीं ना समझते हैं, ये शब्द जो है ईश्वरीय नहीं ना समझते।
ईश्वरीय समझ रहे कि नहीं? मतलब शिव मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि ईश्वर हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसका सही अर्थ कौन बतला सकता है? गाना नहीं गाना है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हमको मतलब वो फिल्में याद दिला दी, शशि कपूर, शशि कपूर हमको नहीं देखना है। इसको सही डिटेल कौन कर सकता है? बहुत बार आपको मिलेगा ये सब। कोई बात नहीं। शिव का मतलब यहां पर लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारिणी शक्ति, इसमें ऐसा नहीं कि शिव का मतलब हिंदू धर्म के ईश्वर की बात की जा रही है, जी नहीं, बिल्कुल लोक कल्याणकारिणी शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। लोक कल्याणकारिणी शक्ति यानी कि आप जो है सो जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, जब उसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है सो छोटे बच्चे से, हम कई बार ऐसा हुआ कि कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीज़ें हमको याद नहीं रहती, बच्चों को याद है, तो ये चीज़ें संभव है, ठीक है। तो आप मानकर चलें कि आपका जो कार्य है वो लोक कल्याणकारिणी है, और वो लोक कल्याणकारिणी जो शक्ति है उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग जो है, यानी कि ये क्या है, हमारा साध्य है। ये क्या है? साध्य है। साध्य का मतलब क्या? लक्ष्य। साध्य का मतलब लक्ष्य। सत्य क्या है उस पर? सत्य जो है वो मार्ग है। सत्य क्या है? मार्ग है, जिसको साधन कहेंगे। हम उस लोक कल्याणकारिणी शक्ति तक पहुंचने के लिए जो साधन अपनाएंगे, जो मार्ग अपनाएंगे, वो क्या होगा? सत्य होगा। और जब वो लोक कल्याणकारिणी शक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा जीवन कैसा होगा? ये चीज है, ठीक है, कि आप जो है सो उसकी तलाश कीजिए, शिव की। किस मार्ग से? सत्य की मार्ग से। तब जाकर आपका जीवन आनंदमय होगा, सुंदर होगा, ठीक है। इसकी बात अरस्तु कर रहे हैं। आगे लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अरे क्या बात है, सॉरी चांदनी, बताइए क्या बात है। हम ऑनलाइन वाले का नहीं देख पाते, थोड़ा सा क्या करें, ज्यादा घुस जाते हैं हम विषय में, इसी के चलते थोड़ा गड़बड़ होता है। कोई बात है क्या चांदनी ऑनलाइन से? ठीक है, अभी हम चैट पढ़ रहे हैं, वो चैट में लगा के ही नहीं गया था, इसलिए हमको दिखा भी नहीं। लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, लिखिएगा इन्वर्टेड कोमा बंद करके, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर आप सृजनशील हैं, प्रतिभाशाली हैं, मंद बुद्धि हैं, ध्यान में रखिए इस चीज को, अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। बात को समझिए कि आप कुछ भी, किसी वर्ग के बच्चे अपने समय में रहे होंगे, आज सृजनशील बन गए, ठीक है, सब बच्चे हम लोग सृजनशील बन गए। सृजनशील बनने के उपरांत अगर हम मंद बुद्धि भी थे, प्रत्येक के अंदर अंतर्निहित शक्ति उतनी ही है, अंतर्निहित शक्ति उतनी ही है। तो ये कभी भी आप लोग खुद ही सोचते होंगे कि हम वो पढ़ता है तो जल्दी याद हो जाता है उसको, हमको क्यों नहीं होता? जी नहीं, उतनी ही शक्ति उसके अंदर भी है, उतनी ही शक्ति आपके अंदर भी है। वो पढ़ने में अपना अभिविन्यास ज्यादा लगा रखा है, आप पढ़ने में अभिविन्यास कम लगा रहे हैं। शक्ति उतनी ही है, वो कार्य अच्छे से कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल होता है ना। तो अपने अंदर क्या होता है कि वो चीजें आती है आपके जो है सो ये में कि अरे हम उससे कमजोर हैं। बिल्कुल नहीं, अंतर्निहित शक्ति प्रत्येक व्यक्ति का एक समान है, ठीक है। उसने उस पर कार्य को अभ्यास के द्वारा कार्य पर ज्यादा फोकस करके काम किया, इसलिए वो जो है सो ज्यादा बेहतर बन गया और आप कम बन गया। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अंतर्निहित शक्तियां हम सब में एक समान है, ठीक है। सुनीता विलियम्स जो है सो उस पर काम की और स्पेस साइंटिस्ट बन सकती हैं, ठीक है। हम उस पर काम नहीं किए तो नहीं कर सकते। हमारा अभ्यास किसमें है, आप ये ध्यान, अंतर्निहित शक्ति सबके अंदर समान है, उसी को जो है सो विकसित करना विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा।
ठीक, आगे चलते लिखिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लिखिएगा शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा, जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके, सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके, कर सके। इसके बाद लिखिएगा सुकरात। सुकरात के अनुसार इन्वर्टेड कोमा बंद करके लिखिएगा शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क, शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में, शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान, शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को, सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है, सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। फ्रोबेल, फ्रोबेल के अनुसार फ्रोबेल के अनुसार लिखिएगा शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यानी कि हमारे अंदर पूर्व निर्धारित कुछ जन्मजात शक्तियां हैं, ठीक है। पूर्व निर्धारित कुछ जन्मजात, जैसे अगर मानकर चले, इस पर हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बतलाए थे और इस क्लास में भी बतला रहे हैं कि जो दो फिल्में चाइल्ड साइकोलॉजी को बेस्ड बनाकर लिखी गई थी, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर जो है आधारित फिल्में हम लोग देखे थे, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण था आपका वो टार्जन और ये जंगल बुक, द जंगल बुक, ठीक है। तो ये स्पेशल बनाई गई थी, ठीक है, कि आप मानकर चलें कि उसके अंदर वो जन्मजात शक्तियां थी, मनुष्य है वो भी, टार्जन है और जंगल बुक है, दोनों एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। आप जब उत्तरोत्तर आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि जो मोगली है वो मोगली भी मतलब बिल्कुल सच्ची घटना है कि उसको भेड़िया उठा कर ले गया था, और वो जब 13 वर्ष की अवस्था तक जंगलों में रहा तो वो कभी दो पैर पर फिर नहीं चल पाया। वो जैसे जानवर चलते हैं चारों पैरों और हाथों से प्रयोग करके, वैसे ही वो चल, और वैसा ही कार्य जो है सो मोगली का भी रहा, ठीक है, हो गया। तो वो अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित नहीं कर पाया, वातावरण का प्रभाव ऐसा है। वंशानुगत जो भी जन्मजात शक्तियां हैं उसको अगर परिवर्तन भी किया जा सकता है तो केवल और केवल वातावरण से किया जा सकता है। हम वातावरण को अगर बहुत बेहतर बना दें तो निश्चित है कि वो चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जो जन्मजात भी हैं, ठीक है। हेरिडिटी के भी पक्ष को जो है सो मजबूत किया जा सकता है वातावरण के द्वारा, एकदम निश्चित। वंशानुक्रम को भी बदला जा सकता है वातावरण के, एकदम उसका प्रमाण है, ठीक है। चाहे बाद में आप कितने भी मेंडल के नियम पढ़ें और कुछ भी करें, लेकिन वातावरण का अपना प्रभाव है, ठीक है। वो कितने भी मटर बोलें काम तो वही आएगा, है ना। तो ये चीज, चलिए आगे लिखिएगा। हर्बर्ट के अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार लिखिएगा शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है।
नैतिक चरित्र का उचित विकास। ये आदर्शवादी बात बोले, सीधी बात है। आगे लिखिएगा जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास, समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है, जिससे, समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने क्षमता के अनुसार, वातावरण पर नियंत्रण, वह अपने क्षमता के अनुसार वातावरण पर नियंत्रण रख सके, तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके, टॉपिक दीजिएगा शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। अभी हम लोग शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में है, शिक्षण वाले में नहीं, है ना। वो टीचिंग का पार्ट अलग है, ये आपको एज ए विद्यार्थी जीवन में देखना है। जब शिक्षण वाले में आइएगा तो आप एज ए टीचर अपने आप को फील करने लगेगा। जैसे हम लोग दिल्ली की भी यात्रा किए हैं, तो यूपीएससी में कहता है कि पहले आप सोच लीजिए कि आईएएस हैं, फिर इंटरव्यू से शुरू कीजिए, अपने अंदर वो इतने व्यक्तित्व को ऐसा डेवलप कीजिए कि आप आईएएस हैं, ठीक है। तब जो है सो मेंस में आइए, तब पीटी की तैयारी कीजिए। यहाँ जैसे उल्टा चलता है ना, दिल्ली में उल्टा आता है कि आप पहले मान लीजिए कि आप आईएएस हो, अपने अंदर वैसा परिवर्तन शुरू कर दीजिए, जितने भी परिवर्तन है। अब आप जीन्स मत पहनिए, ठीक है। आप जो है सो व्यवहार वैसा कीजिए कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इसके बाद जो है सो आप फिर शुरू कीजिए इंटरव्यू की तैयारी, तब फिर जो है नीचे आते जाइए मेंस, तब पीटी। यहाँ उल्टा चलता है, पीटी पहले तैयारी कर लो, तो 2 बार पीटी में हुआ, फिर मेंस में फेल हो गए 2 बार, तब फिर मेंस की तैयारी करता है। तो वहाँ मतलब मुखर्जी नगर में उल्टा समझाता है। तो जिस दिन हम घोषणा करेंगे शिक्षा के बाद कि आप शिक्षक हैं, तो उस दिन से आप अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन शुरू कर दीजिएगा कि हम शिक्षक हैं। शिक्षक जैसा सोचना, शिक्षक जैसा उठना बैठना, व्यवहार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उस दिन से आपको शिक्षण वाली पद्धति हम शुरू कर देंगे, टीचिंग मेथड्स पढ़ाने, टीचिंग स्किल्स पढ़ाने। आज ये बच्चे टीचिंग स्किल्स पढ़ाने कि आपके अंदर टीचिंग कौशल कैसे विकसित हों, शिक्षण विधियाँ कैसे विकसित हों, ये सारी चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उस दिन से आपके अंदर व्यवहार भी हो ना कि हम शिक्षक हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल संयम हो, धैर्य हो, सहनशीलता हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सहनशीलता अगर नहीं होगी तो आप झल्लाने लगोगे और असमायोजित शिक्षक कहलाओगे। एकदम समायोजित भी रहना है आपको, नहीं तो असमायोजित शिक्षक बहुत दिखते हैं हम लोग, झल्लाते रहते हैं, काम का बोझ है, ठीक है, बहुत प्रकार की चीज़ें, कम वेतनमान है, ठीक है, इतना काम करवाता है। जैसे सबको समाज में ये दृश्य बन चुका है कि बहुत पैसा मिलता है शिक्षकों को और कोई काम नहीं है ना। ये मानते हैं ना इस बात को, जबकि आपको नहीं पता है सच में बहुत काम है और व्यर्थ का रिपोर्टिंग है। इतना रिपोर्ट तैयार करना है ना, झूठ का रिपोर्ट, झूठ का केवल रिपोर्ट बनाना है। बीआरसी से अलग, बीएससी से अलग, डीओ से अलग, तरह तरह के शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग अलग, ठीक है, तरह तरह से आपको रिपोर्ट मांगेगा। एक ही रिपोर्ट 5 जगह, 3 दिन में फिर वही रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग के चलते दब जाता है। तो कुसमायोजित नहीं होना है, समायोजित एकदम नहीं होना है, आपको असमायोजित नहीं होना है, आपको काम करना है, नहीं हम बेहतर काम कर सकते, ठीक है। विद्यालय का काम घर भी नहीं लाना, 6 घंटा हमको एकदम पूर्ण रूप में विद्यालय में देंगे, विद्यालय का काम पूरा फिनिश। अब आइए आप अपना स्वस्थ जीवन जिए, बच्चों के साथ खेलिए कूदिए नाचिए गाइए, ठीक है, आनंद से रहिए, गाड़ी वाड़ी ले लीजिए, खूब घूमिए, खूब अच्छा से आनंद से जिए, लेकिन तब संभव है जब आप समायोजित रहिएगा। एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए और खूब अच्छे से जो है सो आप प्लान बनाकर काम करें। टॉपिक दीजिएगा शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन, जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, इसमें पहले नंबर पर लिखिएगा ज्ञानार्जन, 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 ज्ञान को अर्जन करना। दूसरा लिखिएगा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। तीसरे नंबर पर लिखिएगा चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास। चौथे नंबर पर लिखिएगा सांस्कृतिक विकास, चौथे नंबर पर लिखिएगा सांस्कृतिक विकास। पांचवें नंबर पर लिखिएगा आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास। छठे नंबर पर लिखिएगा जीविकोपार्जन, छठे नंबर पर लिखिएगा जीविकोपार्जन। ये छठे नंबर पर आता है, ध्यान में रखिएगा, सीरियली भी है ना। जबकि आज व्यवहारिक रूप में अगर देखें तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, हम लोग व्यवहारिक रूप में अगर माने तो ठीक है, जीविकोपार्जन ही अगर नहीं होगा तो शिक्षा का कोई अर्थ। अब जबकि पहले कहा जाता था नहीं, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, स्वस्थ रहो, संतुलित रहो, शिक्षा का कार्य हो गया, ठीक है। जबकि आज हम लोग दृष्टि लगाए रखते हैं कि जीविकोपार्जन की समस्या कब हल होगी, कब हमको नौकरी मिलेगा। सबसे पहले जो है प्रधानता हम लोग शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में उसको देते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं। सरकार को कई बार बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को नौकरी दे दीजिए, जीविकोपार्जन की समस्या हल कर दे। इसका लिखिएगा संतुलित विकास। नेक्स्ट लिखिएगा संतुलित विकास, सातवें नंबर संतुलित विकास। आठवें नंबर पर लिखिएगा पूर्ण जीवन का उद्देश्य, एक अच्छे पूर्ण जीवन का उद्देश्य, पूर्ण जीवन का उद्देश्य। कुशल नागरिकता, कुशल नागरिकता, कुशल नागरिकता, ठीक है। कि देश के प्रति, जबकि ये पहला होना चाहिए, हमको लगता है कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अगर कार्य करें, हम अपने कर्तव्यों को बहुत बेहतर तरीके से समझें, हम मूल अधिकारों को अच्छे से पहचानें, हम मुख्य धारा में रहें। अन्यथा जो वस्तु स्थिति भारतीय संदर्भ में है, भारतीय संदर्भ में एक पूरा वर्ग जो है हाशिए पे चला गया है, पूरा वर्ग, जिसमें दलित विमर्श की बात की जाती है, जिसमें आदिवासी की बात की जाती है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सो हाशिए पर चला गया। उनको सच में नहीं पता कि मुख्य धारा है क्या। जैसे अगर सारंडा के जंगलों में प्रवेश करें, ठीक है, सारंडा के जंगलों में चले जाइए आप, प्रत्येक गांव में आप देखिएगा कि एक मोहल्ला वैसा है जो दलित है, जिसको छुआछूत की भावना से आज भी देखा जाता है, आज़ादी के आज 70-75 वर्ष के बाद भी। तो वो जो हाशिए की धारा में है, ये पूर्ण नागरिकता हमारी नहीं है, क्योंकि उनको कर्तव्य अभी तक पता नहीं है, उनको अधिकार अपना पता नहीं है, ठीक है। जबकि उनको उनके मूल कर्तव्य और मूल अधिकार ज्ञात होने चाहिए, ताकि जब उन पर छुआछूत हो तो समानता का अधिकार पर वो केस भी कर सकेंगे, कोई बात नहीं, हम पर ऐसे अब जो है सो प्रताड़ित किया। तो ये चीज़ आगे लिखिएगा भावी जीवन की तैयारी, भावी जीवन की तैयारी। सॉरी सर, एक्चुअली हमें लेफ्ट होना पड़ रहा है, हम बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे। बताइए चांदनी क्या की बात है, हमको भी नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर लेट सर। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन वाले में यही गड़बड़ है। टॉपिक दीजिएगा शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति, एजुकेशन। जॉन डीबी एडम्स बोले थे द्विमुखीय प्रक्रिया, और जॉन डीबी बोले त्रिमुखीय, ठीक है। उन्होंने शिक्षक और छात्र का केवल जॉन एडम्स किए, लेकिन बाद में जॉन डीबी इसको सामाजिक वातावरण से भी जोड़कर त्रिमुखीय प्रक्रिया कहा कि आपका जो है छात्र, शिक्षक और सामाजिक वातावरण, इन्वायरमेंटल जो है आपका
सोशल इन्वायरमेंट, वो भी जो है सो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस पर लिखिएगा कि शिक्षा की प्रकृति के संबंध में, शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सभी शिक्षाविदों, दार्शनिकों, सभी शिक्षाविदों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सभी शिक्षाविदों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीय विद्वानों, राजनीतिज्ञों ने विचार किया। तत्पश्चात शिक्षा की प्रकृति उभर कर सामने आई है जो निम्नलिखित है। इसमें आए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक थी तब यह माना जाता था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब औपचारिक होने के बाद भी समाज से तो उसका जुड़ाव है ही, लेकिन शुरुआती दौर में जब अनौपचारिक थी तो वो सबसे ज़्यादा जुड़ाव समाज से ही होता था। व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ही अनुकरण करता था। ठीक है, किसी भी आयु में हम क्या करते हैं, समाज के व्यक्ति का अनुकरण ही करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल ही है, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, निश्चित ही विकास की प्रक्रिया है। जैसा कि हम लोग उद्देश्य में ये देखें कि हमारा अगर संतुलित विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास चाहिए, जीविकोपार्जन चाहिए, तो निश्चित ही कि हमको शिक्षा प्राप्त करना होगा, तब जो है सो हम जो है सो उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे विकास के सारे आयाम शिक्षा में निहित हैं, इसी कारण शिक्षा विकास की प्रक्रिया। तीसरे नंबर पर लिखिएगा शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके आपको कि हमारे अंदर एक समान अंतर्शक्तियां मौजूद हैं, सभी व्यक्ति के अंदर है, और उसका सर्वांगीण विकास करना है, हमको सबसे उच्च स्थान पर उसको पहुंचाना है। वो तभी हो सकता है जब हम शिक्षा का हाथ पकड़ें। इसलिए बोले कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस साइंटिस्ट का कार्य किया, अभ्यास ज्यादा किया, वो उस क्षेत्र को अपना सर्वांगीण विकास कर लिया। ठीक है, हमको लगता है कि हम अभिव्यक्ति अच्छा कर सकते थे, हम शिक्षक अच्छा बन सकते थे, हमने अपना जो है सो कार्य किया। आज धीरे धीरे जो है सो बीच रास्ते में कभी ना कभी तो सर्वांगीण विकास हमारा भी होगा शिक्षण कला का। ठीक है, तो ठीक है, वो अभी मतलब रास्ते में ही है, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो उस सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब शिक्षा के माध्यम से वो सर्वांगीण आप अंतःशक्तियां सब में मौजूद हैं, एक समान है, उनसे प्राप्त किया सकते। आगे लिखिएगा शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल है, शिक्षा एक गतिशील है ना, तब ना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखना है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखना है। पांचवा है शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल, और जैसा अभी आप लोग को बतलाए भी कि सबसे ज्यादा प्रभावी आज के डेट में अगर शिक्षा का उद्देश्य है तो वो जीविकोपार्जन, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब आइए इधर, जॉन एडम्स के अनुसार छठा, जॉन एडम्स के अनुसार है शिक्षा द्विमुखीय प्रक्रिया है। द्विमुखीय प्रक्रिया है जिसमें इस शैक्षिक प्रक्रिया में जॉन एडम्स ने कहा, जॉन एडम्स का है ये, कई बार पूछा है जॉन एडम्स का शैक्षिक प्रक्रिया क्या है,
तो शैक्षिक प्रक्रिया में उन्होंने कहा इसके दो रूप हैं, ऐसे नहीं, ये डायग्राम नहीं चलेगा, ये डायग्राम चलेगा। शिक्षक और छात्र, जिसमें शिक्षक छात्रों को प्रभावित करते हैं और छात्र भी शिक्षकों को प्रभावित करते हैं। जॉन डीबी में आइए, इसको क्या करें, मिटाएं, आगे बढ़ें। हो गया तो हम पेज बदल रहे हैं, बदलें? हाँ, जॉन डीबी ने कहा, 7वां था ना, शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, ये कहे जॉन डीबी। जॉन डीबी बोले इसमें शिक्षक, छात्र, सामाजिक वातावरण, शिक्षक छात्रों को प्रभावित करते हैं, छात्र शिक्षकों को प्रभावित करते हैं, छात्र उसी समाज के अंग होते हैं, इसलिए सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं और सामाजिक वातावरण से प्रभाव ग्रहण भी करते हैं, और शिक्षक भी उस समाज के ही अंग हैं, जिससे शिक्षक भी सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और उसके वातावरण से प्रभावित होते भी हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ टीचिंग का त्रिमुखी है। और आज वर्तमान में माना जाता है शिक्षा बहुमुखीय प्रक्रिया है। आज वर्तमान में क्या माना जाता है? शिक्षा बहुमुखीय प्रक्रिया है। इसमें अब जो है बहुत सारी चीजें जुड़ सकती है, जैसे इसी चार्ट में हम बतलाएं कि इससे जो है सो पाठ्यक्रम जुड़ सकता है, विद्यालय जुड़ सकता है, शिक्षण सहगामी क्रियाएं जुड़ सकती हैं, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जुड़ सकती है, ये सारी चीजें जुड़ सकती हैं, तो वो बहुमुखीय हो गई। तो आज छोड़ दें, अब भूख लग रहा है क्या? रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। ज्योति नाग, हाँ, सिलेबस कहाँ पता है? सिलेबस तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग 2013 और 16 में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, जब हम संपूर्णता की बात करेंगे तो क्यों हम लोग, सिलेबस तो और छोटा होगा, हम लोग जब बड़ा अगर काम कर लें, उसके जैसे होता है ना, जब बिना सिलेबस का कैसे काम कर रहा पतंजलि, अरे उससे क्या मतलब, हम बच्चा को विद्वान बना रहे हैं, उससे क्या मतलब है तुमको? ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए, सीधा आप ये ध्यान में रखिए। जब हम संपूर्णता की बात करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? आप जैसे सोशल साइंस वाले हैं ना, 6 to 8 का अपना किताब पढ़ने लगिए अभी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये 6, 7, 8 का पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग वो कर दीजिए, शुरू कर दीजिए सब बच्चा। ठीक है, साइंस वाले साइंस पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर भारती भवन का किताब मिलता है ना तो वो सब पढ़ लीजिए, 9, 10th का साइंस वाले लोग। भारती भवन वाला पुराना किताब मिलेगा ना तो उसको पढ़ लीजिए, भौतिकी, जीव विज्ञान और गणित को खूब अच्छे से। हाँ, एनसीईआरटी वाला, जेसीईआरटी वाला, ये सब पढ़ लीजिए, उसी से काम हो। हिंदी
हिंदी में तो फिर आना पड़ेगा, देखते हैं अब उसका सिलेबस, बिना सिलेबस के कैसे, पुराना तो था नहीं ये लैंग्वेज टीचर वाला, उसमें हिंदी वाला में नहीं था, उसमें तो सामान्य सोशल साइंस ही वो डालते थे। तो अब क्या सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर सोचा जाएगा। अभी तत्काल तो जो आप कॉमन है उस पर काम हम लोग कर लेते हैं, और आपको बतला भी दिए कि वो काम आप अपने घर पे अपने स्तर से कर लीजिएगा। जागरूक रहिए, एकदम सीधा सीधा बात हम बार बार करें कि बच्चा खुद जागरूक रहिए, जागरूक रहिएगा काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसी का इंतजार करते मत रहिए, काम तो होता ही रहेगा, और निश्चित है उससे क्या होगा ना कि पुनरावृत्ति हो जाएगी, आप पढ़े हुए भी रहिएगा, हम क्लास में बात करेंगे जैसे ये सारी चीजें आप सुने हुए हैं। हम इसलिए पहले क्लास के पहले लाइन में यही बोले कि आप लोग सब शिक्षक बन चुके हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं उसका परिष्करण कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उस विषय को फिर से याद दिला रहे हैं आपको, और कुछ नहीं। काम पढ़ा हुआ कौन नहीं है, कौन नहीं जानता तेरी मुख्य प्रक्रिया, सब जानते हैं, हमको पूर्ण विश्वास। उसको केवल परिष्कृत कर दे रहे हैं, फिर से याद दिला दे रहे हैं। हो सकता है 5 साल पहले बीएड कर रहे हो, 2 साल पहले किए हो, तो वो कम से कम एक बार परिष्कृत होकर आप जाकर काम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और खूब मतलब तैयार रहिए, जाके घर पे पढ़िए, ठीक है। पारिवारिक झमेला लेडीज लोग के साथ ज़्यादा है, उसको भी अब क्या कीजिएगा, एब्जॉर्व करके काम तो करना ही पड़ेगा, शिक्षक बनना है तो बनना है, और क्या, ये चीज़ ठीक है। चलिए, धन्यवाद सर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़िए। 1 to 5 में भी जीके अगर है, जीएस है तो उसी को पढ़िए, 1 to 5 भी। चलिए, धन्यवाद।